हेलो बच्चों, तो स्वागत है आप सभी को फिर से मेरे एक नए वीडियो में। और आज हम लोग देखने वाले हैं 12th फिजिक्स के मोस्ट वीवीआई 70 क्वेश्चन को। तो चलिए, और बोर्ड एग्जाम में यहाँ से आने की बहुत ही संभावना है आपके एग्जाम में। तो चलिए देखते हैं और सभी चीज़ों को समझते चलते हैं। तो देखिए, हमारा फर्स्ट नंबर क्वेश्चन क्या है कि 25 का द्विधारी समतुल्य यहाँ पर पूछ रहा है 25 का। तो इसे हम लोग किस प्रकार से निकालेंगे कि 25 का हमें निकालना है बच्चों। याद रहे कि किसका निकालना है हमें, 25 का हमें निकालना है। तो इसे हम लोग इस प्रकार से लिखेंगे। देखिए यहाँ पर जब 2 से हम लोग इसको काटेंगे तो हमारा क्या आएगा 12 दूना हमारा 24 और एक यहाँ पर हासिल बच जाएगा। याद रखिए एक हमारा जो है यहाँ पर हासिल बच जाएगा। फिर जब हम लोग 2 से काटेंगे तो हमारा आएगा 6 आएगा और यहाँ पर 0 हमारा हासिल बचेगा। याद रखिए जब 2 से हम लोग काटेंगे तो यहाँ पर हमारा क्या आ जाएगा 3 करेंगे, यहाँ पर भी हमारा 0 हासिल होगा। और जब यहाँ पर हम लोग 2 से काटेंगे 2 तो यहाँ पर हमारा क्या आ जाएगा एक कम हो जाएगा, हमारा 1 दूना 2 हो जाएगा। यहाँ पर जब यहाँ पर होगा तो यहाँ पर भी 1 आ जाएगा, यहाँ पर भी 1 आ जाएगा। तो हम लोग अब उल्टा इसको ऐसे लेकर चलेंगे। उल्टा इसको लेकर चलने पर क्या हो रहा है, देखिए यहाँ पर 1 1 0 0 1। तो यहाँ पर देखिए कहाँ पर है, तो 1 1 1 0 0 1। यहाँ पर यह हमारा आंसर है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी देखिए हमारा बिल्कुल राइट आंसर है। तो यही हमारा आंसर जो है, यही हमारा आंसर हो जाएगा। तो देखिए इस प्रकार से हम लोग द्विधारी संख्या को निकालते हैं और 25 का द्विधारी हम लोगों ने निकाल लिया है। तो चलिए अगले नंबर क्वेश्चन पर। अगला नंबर क्वेश्चन क्या है, और द्विधारी संख्या से आपसे हमेशा 1 से 2 क्वेश्चन पूछा जाता है। तो याद रखिएगा क्या होगा उसका आंसर। और यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आंसर जो है आपका क्या होगा, तो देखिए क्या है, विवर्तन फ्रिंजों की चौड़ाई व्यतिकरण फ्रिंजों की चौड़ाई के क्या होता है। तो विवर्तन फ्रिंजों की चौड़ाई जो होता है वह व्यतिकरण फ्रिंजों की चौड़ाई के समान नहीं होता है। याद रखिएगा ऑप्शन नंबर बी जो है हमारा यह राइट हो जाएगा, वह समान नहीं होता है। याद रखिएगा बच्चों कि वह जो है समान नहीं होता है। और अगले नंबर क्वेश्चन को देखिए। अगला नंबर क्वेश्चन क्या है कि प्रकाश वर्ष का मान होता है। प्रकाश वर्ष का मान कितना होता है, तो देखिए यहाँ पर थोड़ा सा टाइप हो गया। यहाँ पर यह 10 के पावर में आ जाएगा, यह 10 के पावर में जाएगा। यह पावर वाला है लेकिन यहाँ पर नीचे आ गया है। तो देखिए यहाँ पर हमारा हो जाएगा 9.46 गुणे 10 के पावर 15 मीटर पर सेकेंड। याद रखिएगा मीटर पर सेकेंड जो है वह प्रकाश की गति होता है। तो चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। और यहाँ पर जितने भी क्वेश्चन है सभी का आंसर आपको कमेंट में देते चलना है। कहाँ पर देंगे, तो आपको कमेंट में देते चलना है। और देखिए हमारा चौथा नंबर क्वेश्चन है कि जब किसी ए मीटर को शंट किया जाता है तब परिपथ का कुल प्रतिरोध होता है। जब किसी ए मीटर को हम लोग शंट करेंगे तो उसका प्रतिरोध क्या होगा, घटेगा, बढ़ेगा या फिर क्या होगा। यहाँ पर यही पूछा जा रहा है कि उसका जो प्रतिरोध है वह क्या होगा। तो उसका प्रतिरोध जो होगा वह याद रखिएगा घटता है। जब हम लोग ए मीटर को शंट करेंगे तो उसके परिपथ का जो प्रतिरोध होगा वह घटेगा ही घटेगा। याद रखिएगा यह कंफर्म है कि वह घट जाएगा। और देखिए अगले नंबर क्वेश्चन को। अगला नंबर क्वेश्चन क्या है, अगला नंबर क्वेश्चन यहाँ पर क्या है उसे देख लीजिए। देखिए यहाँ पर एक थोड़ा सा आगे चला गया। यहाँ पर देखिए चौथा नंबर हो चुका है और 5वां नंबर क्वेश्चन। देखिए 5वां नंबर क्वेश्चन है कि किसी अर्धचालक का तापमान गुणांक का मान होता है। किसी अर्धचालक का तापमान गुणांक का मान यहाँ पर पूछा जा रहा है। तो तापमान गुणांक का जो मान होता है वह क्या होता है, तो वह ऋणात्मक होता है। याद रखिएगा अर्धचालक के तापमान गुणांक का मान क्या होता है, ऋणात्मक होता है। याद रखिएगा आप लोग। और देखिए अगला नंबर क्वेश्चन क्या है कि यदि साइक्लोट्रॉन में आवेशित कण का आवर्तकाल जो है वह टी है। देखिए साइक्लोट्रॉन में आवेशित कण का जो मान है वह टी है तथा महत्तम चाल जो है वह भी है। तो महत्तम चाल यदि भी है तो यहाँ पर जो है वह टी किसके समानुपाती होगा। सीधा सीधा यहाँ पर यह पूछा जा रहा है। तो टी जो होगा 1/v के समानुपाती हो जाएगा। याद रखिएगा टी जो है यह 1/v के समानुपाती है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर जो है यह बिल्कुल हमारा सही हो जाएगा। और देखिए अगला नंबर क्वेश्चन। अगले नंबर क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन हमारा क्या है, तो देखिए अगला नंबर क्वेश्चन हमारा वान डी ग्राफ जनित एक ऐसी विद्युत स्थैतिक युक्ति है जिससे उत्पन्न होता है। तो वान डी ग्राफ जनित से क्या करते हैं हम लोग, तो केवल उच्च वोल्टता को उत्पन्न करते हैं, केवल उच्च वोल्टता को। याद रखिएगा केवल उच्च वोल्टता ही हमारा यहाँ पर सही होगा। ऑप्शन नंबर बी। यहाँ पर कम और ज़्यादा यहाँ पर मत लगा दीजिएगा, वो केवल ट्रांसफार्मर में ही होता है।
और देखिए यहाँ पर 8वां नंबर क्वेश्चन है कि एक गोलीय दर्पण को पानी में डुबाया जाता है तो इसकी फोकस दूरी होगी। अगर गोलीय दर्पण है और उसे पानी में अगर डुबाया जाए तो याद रखिएगा वह फिर भी वही काम करेगा, यानी कि समान ही रहेगा। याद रखिएगा क्योंकि यहाँ पर गोलीय दर्पण को लिया गया है। गोलीय दर्पण जो होता है वह हमेशा समान ही होता है। और देखिए अगला नंबर क्वेश्चन कि पूर्ण आंतरिक परावर्तन की स्थिति में परावर्तन गुणांक का मान होता है। तो पूर्ण आंतरिक परावर्तन की स्थिति में जो होता है परावर्तन गुणांक का मान यहाँ पर क्या हो जाएगा, यही हमसे पूछा जा रहा है। तो यह हमारा हो जाएगा 1 हो जाएगा। यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी यानी कि 1 हमारा आंसर यहाँ पर आंसर हो जाएगा। और देखिए अगला नंबर क्वेश्चन कि पार्थिव दूरदर्शी द्वारा बना अंतिम प्रतिबिंब होता है। तो पार्थिव दूरदर्शी द्वारा बना अंतिम प्रतिबिंब जो होता है वह कैसा होता है। तो ऑप्शन ए है काल्पनिक एवं वस्तु की अपेक्षा उल्टा, काल्पनिक एवं वस्तु की अपेक्षा सीधा, या फिर यहाँ पर देखिए वास्तविक एवं वस्तु की अपेक्षा सीधा, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी हो जाएगा, काल्पनिक एवं वस्तु की अपेक्षा सीधा यहाँ पर हमारा आंसर हो जाएगा। काल्पनिक एवं वस्तु की अपेक्षा सीधा हमारा आंसर हो जाएगा। और देखिए अगला नंबर क्वेश्चन क्या है कि किसी एलसीआर परिपथ, यहाँ पर क्या दिया हुआ है एलसीआर परिपथ, याद रखिएगा यहाँ पर कौन सा परिपथ है तो एलसीआर परिपथ है। देखिए किसी एलसीआर परिपथ में अनुनाद की स्थिति में आरोपित वोल्टेज तथा धारा के बीच का कलांतर है। आरोपित वोल्टेज तथा धारा के बीच का यहाँ पर क्या पूछा जा रहा है कि कलांतर पूछा जा रहा है। अगर कलांतर पूछा जाए यहाँ पर देखिए एलसीआर अनुनाद की स्थिति यानी कि एक्सएल बराबर हमारा क्या होता है एक्सी। अनुनाद की स्थिति में जो होता है हमारा एक्सएल बराबर हमारा क्या होता है एक्ससी होता है। तो यहाँ पर कलांतर क्या होगा तो यह हमारा 0 हो जाएगा। क्या हो जाएगा यहाँ पर हमारा कलांतर जो है यह हमारा 0 हो जाएगा। और अगला नंबर क्वेश्चन को देखिए। अगला नंबर क्वेश्चन क्या है कि देखिए एक ऊंचाई ट्रांसफार्मर की द्वितीय कुंडली में धारा का मान प्राथमिक कुंडली की तुलना में क्या है। तो प्राथमिक कुंडली के तुलना में यहाँ पर पूछा जा रहा है। तो प्राथमिक कुंडली और द्वितीय कुंडली में से प्राथमिक जो द्वितीय कुंडली होता है उसमें ज़्यादा होता है और प्राथमिक कुंडली जो होता है उसमें कम होता है। याद रखिए प्राथमिक कुंडली की तुलना में जो होता है वहाँ पर कम होता है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर हमारा सही हो जाएगा। और देखिए अगले नंबर क्वेश्चन को। अगला नंबर क्वेश्चन क्या है कि 2 प्रतिरोध R तथा 2R को एक विद्युत परिपथ में श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। तो R तथा 2R में उत्पन्न ऊष्मीय ऊर्जा का अनुपात क्या होगा। तो उसमें ऊष्मीय ऊर्जा का अनुपात जो है यहाँ पर क्या होगा, यही हमसे पूछा जा रहा है। तो यह तो क्वेश्चन में ही दिया हुआ है और क्वेश्चन में ही इससे आपको आंसर मिल जाएगा। R और 2R है इसलिए हमारा 1:2 हमारा यहाँ पर आंसर सही हो जाएगा। 1:2 यहाँ पर हमारा जो है आंसर वह बिल्कुल सही हो जाएगा। और देखिए अगले नंबर क्वेश्चन को कि 40 सेंटीमीटर फोकस दूरी का उत्तल लेंस एवं 20 सेंटीमीटर फोकस दूरी का उत्तल लेंस संपर्क में है तो इनके संयोजन की क्षमता यानी क्षमता डायोप्टर में है। डायोप्टर में यहाँ पर उसकी क्षमता को पूछा जा रहा है। तो क्षमता को पूछा जा रहा है तो आप इसे किस प्रकार से निकालेंगे तो 100/40 और आप लोग कर दीजिएगा यहाँ पर 100/20 तो आपका यहाँ पर आंसर निकल जाएगा। देखिए किस प्रकार से करना है आपको। यहाँ पर P1 + P2 होता है और P1 क्या हो जाएगा यहाँ पर देखिए यहाँ पर आपको करना है कि 100/40 यहाँ पर हमारा हो जाएगा 100/40 और यहाँ पर 20 है तो यहाँ पर माइनस में होगा इसलिए मैं यहाँ पर शुरू में यहाँ पर माइनस लगा दे रहा हूँ। यहाँ पर 100/20 यहाँ पर हो जाएगा। और यहाँ पर देखिए 0 को 0 से हम लोग काटेंगे यहाँ पर तो यहाँ पर क्या बच रहा है 0 से 0 को। और यहाँ पर अगर 2 से काटेंगे तो यह हमारा हो जाएगा 5। याद रखिए यहाँ पर 5 हो जाएगा। और यहाँ पर जब 2 से काटेंगे तो हमारा हो जाएगा यहाँ पर 5 और यहाँ पर 2 बच गया। और तो इससे हम लोग किस प्रकार से निकालें तो 5 है और जब यहाँ पर जाएगा तो 10 हो जाएगा। तो यहाँ पर माइनस में हमारा आंसर आएगा। देखिए -2.5 हमारा यहाँ पर आंसर आ रहा है। और ये कैसे आएगा आंसर तो देखिए यहाँ पर भी थोड़ा सा और आपको सोल्व करके बता दे रहे हैं कि कैसे यहाँ पर आंसर आएगा। तो देखिए यहाँ पर किस प्रकार से आंसर आएगा। हमारा क्या आया था ऊपर 5/2 और माइनस में 5। तो जब हम लोग इसका एलसीएम लेंगे तो हमारा आ जाएगा 2 नीचे और 5 का 5 और माइनस करेंगे तो हमारा आ जाएगा 10 आएगा। यानी कि हमारा -5/2 आ रहा है। -5/2 और -5 को हम लोग जब 2 से भाग देंगे तो हमारा -2.5 आता है। आपको मालूम होगा कि -2.5
5 होता है। और चलिए अगले नंबर क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन को भी इसी प्रकार से समझते हैं, और यह आपको समझ में आया कि नहीं एक बार कमेंट में कर दीजिएगा, ताकि अगले वीडियो से आपको अच्छा तरह से समझाया जा सके। और व्यतिकरण की घटना का कारण है। व्यतिकरण की घटना का कारण क्या होता है? तो देखिए, कालांतर होता है, आयाम परिवर्तन, वेग परिवर्तन या फिर तीव्रता परिवर्तन। इसमें से आप लोगों को क्या होगा, यह आपको आंसर देना है। इसमें से क्या होगा, यह आपको आंसर देना है। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर ए ही जो है यहाँ पर राइट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए जो है यहाँ पर हमारा सही हो जाएगा। हमारा हो जाएगा व्यतिकरण की घटना कालांतर हो जाएगा। और चलिए अगले नंबर क्वेश्चन को देखते हैं कि ध्रुवित प्रकाश उत्पन्न करने के लिए किसको प्रयुक्त किया जाता है? तो किसको प्रयुक्त किया जाएगा? तो निकोल प्रिज्म का। याद रखिए, ध्रुवित प्रकाश के लिए निकोल प्रिज्म का उपयोग किया जाता है। और अगले नंबर क्वेश्चन को देखिए। अगला नंबर क्वेश्चन क्या है हमारा कि यह जो है यह किसका प्रतीक है? यहाँ पर यह जो दिया हुआ है यह किसका प्रतीक है? या फिर इस प्रकार से भी आपको दिया जा सकता है। देखिए, इस प्रकार से भी आपको दे सकता है और पूछेगा यह जो है यह किसका प्रतीक है? तो यह हमारा हो जाएगा एक डायोड का प्रतीक है। यह किसका प्रतीक है? तो यह डायोड का प्रतीक है, याद रखिएगा। और चलिए अगले नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन क्या है कि ट्रांजिस्टर के प्रवर्धक गुणांक की इकाई होती है। तो ट्रांजिस्टर के प्रवर्धक गुणांक की इकाई यहाँ पर क्या हो जाएगा, यही हमसे पूछा जा रहा है। तो यहाँ पर क्वेश्चन में क्या है, यह देखिए, क्वेश्चन में हमारा ट्रांजिस्टर, इसलिए ट्रांजिस्टर का प्रवर्धक इकाई यहाँ पर कोई होगा ही नहीं। याद रखिए, कोई इकाई यहाँ पर आंसर नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर ट्रांजिस्टर का पूछा जा रहा है। और देखिए अगला नंबर क्वेश्चन कि, और यहाँ पर अगर देखिए थोड़ा सा आपको एक्सप्लेन यहाँ पर कर दिया जाता है। अगर यहाँ पर कहा जाए वोल्ट जो है, वोल्ट किसका सही मात्रक होता है? तो वोल्ट जो होता है वह वोल्टेज का होता है सही मात्रक। आपको मालूम होगा वोल्ट जो होता है वह वोल्टेज का होता है। एम्पियर जो होता है वह धारा का होता है, विद्युत धारा का। ओम जो होता है वह प्रतिरोध यानी कि रेजिस्टेंस का होता है। तो ये आप लोग याद रखिए, ताकि अगर आपसे उसके रिलेटेड भी क्वेश्चन पूछा जाए तो आप आराम से लगा देंगे। निम्न में से कौन सा तर्क द्वार जो है वह सार्वजनिक तर्क द्वार है? सार्वजनिक जो तर्क द्वार होता है वह हमारा नैंड गेट होता है। याद रखिए, कौन सा गेट होता है? नैंड गेट जो होता है, नैंड तर्क द्वार, वही हमारा सार्वजनिक होता है। और देखिए अगला नंबर क्वेश्चन क्या है कि यूएचएफ आवृत्ति तरंगे प्रायः कैसे संचारित होती है? तो यूएचएफ जो तरंगे है वह अंतरिक्ष तरंगे के लिए संचारित होती है। याद रखिएगा, अंतरिक्ष तरंगे के लिए। और यूएचएफ का फुल फॉर्म अगर आपसे पूछा जाए तो अल्ट्रा हाई फ्रीक्वेंसी होता है, और यह आयनोस्फीयर में होता है। आयनोस्फीयर को भेद कर अंतरिक्ष में जाती है, याद रखिएगा। और चलिए अगले नंबर को देखते हैं। अगले नंबर क्वेश्चन को क्या है, और यहाँ पर हम ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं कर पाएंगे क्योंकि क्वेश्चन ज़्यादा है और आपको आपकी जो समय है वो भी बहुत ही कीमती है। और एक्सप्लेनेशन वाला वीडियो देखना चाहते हैं तो पूरा क्वेश्चन बैंक हो चुका है, आप जाकर प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। चैप्टर वाइज पूरा क्वेश्चन बैंक हो। एक अभियोतर लेंस के प्रत्येक तल की वक्रता त्रिज्या जो है वह 20 सेंटीमीटर है, तथा लेंस के पदार्थ का अपवर्तनांक 1.5 है। तो लेंस की फोकस दूरी यहाँ पर पूछा जा रहा है कि लेंस की फोकस दूरी यहाँ पर क्या हो जाएगा। तो लेंस की फोकस दूरी आप लोग बताइए यहाँ पर क्या होगा। तो आपको एक फार्मूला होता है 1/a वाला, जो फार्मूला होता है म्यू माइनस म्यू 1 बटा 1/r1 माइनस 1/r2। तो जब उस पर आप लगाएंगे तो आपको आंसर क्या आ जाएगा, यह देख लीजिए। तो आपको जो आंसर है, आपको आंसर यहाँ पर आ जाएगा 20 सेंटीमीटर। याद रखिए, आपको यहाँ पर आंसर आ जाएगा 20 सेंटीमीटर। यहाँ पर आपको आंसर आ जाएगा जब उसे आप निकालेंगे। तो चलिए अगले नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन हमारा क्या है, तो देखिए अगले नंबर क्वेश्चन पर चलते हैं कि एक तरंग दैर्ध्य के इलेक्ट्रॉन तथा फोटोन की कौन सी भौतिक राशि जो है वह समान होगी। तो एक ही तरंग दैर्ध्य के इलेक्ट्रॉन तथा फोटोन यहाँ पर पूछा जा रहा है। तो कौन सा यहाँ पर समान होगा, यह देखिए, वेग होगा, ऊर्जा होगा, संवेग होगा या फिर कोणीय संवेग होगा। इसमें से आपका जो आंसर है वह क्या हो जाएगा। तो वह हमारा आंसर हो जाएगा यहाँ पर क्या हो जाएगा आंसर, तो संवेग जो है हमारा समान होगा। संवेग जो है यहाँ पर हमारा समान, यानी कि ऑप्शन नंबर अगर देखा जाए तो ऑप्शन नंबर सी जो है हमारा वह बिल्कुल सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी जो है यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। और देखिए अगले नंबर क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन जो है हमारा क्या है, देखिए अगला नंबर क्वेश्चन है कि नाभिकीय रिएक्टर में मंदक का कार्य है। तो नाभिकीय रिएक्टर में मंदक का कार्य क्या होता है,
तो न्यूट्रॉनों की गति को मंद करना या फिर क्या होता है, तो देखिए यहाँ पर होता है न्यूट्रॉनों की गति को मंद करना, यानी कि ऑप्शन नंबर ए ही आपका सही है। ऑप्शन नंबर ए जो है आपका बिल्कुल सही है। और चलिए अगले नंबर क्वेश्चन पर कि पी प्रकार के अर्धचालकों के लिए अशुद्ध तत्व के रूप में प्रयोग किया जाता है। तो पी प्रकार के यहाँ पर कहा जा रहा है, यहाँ पर देखिए क्या कहा जा रहा है कि पी प्रकार के, तो पी प्रकार के लिए कौन सा जो तत्व होता है अशुद्ध के लिए उपयोग किया जाता है, तो वह हमारा हो जाएगा बोरान। यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पर हमारा हो जाएगा बोरान जो है, यही हमारा आंसर हो जाएगा। बोरॉन का उपयोग यहाँ पर किया जाता है। और देखिए डायोड का उपयोग किया जाता है। तो डायोड का उपयोग हम लोग किस प्रकार से करते हैं, तो दिष्टकारी की तरह, दिष्टकारी की तरह। और किस तरह से, तो एसी को हम लोग डीसी में बदलने के लिए उपयोग करते हैं। ये भी याद रखिएगा कि एसी को डीसी में बदलने के लिए दिष्टकारी की तरह प्रयोग करते हैं। अब देखिए दो विषुवत आवेशों के बीच क्या है, दो विद्युत आवेशों के बीच जो है लगने वाला बल को नियंत्रित करने वाला नियम को क्या कहते हैं, तो दो विद्युत आवेशों के बीच जो होता है वह लगने वाला जो नियम होता है इसमें कौन सा लगता है, तो यह हमारा हो जाएगा कूलाम का नियम। यहाँ पर जो है वह लगता है, जहाँ पर हम लोग Q1 और Q2 देखते हैं। यहाँ पर एक में प्लस चार्ज होता है, एक में माइनस चार्ज होता है, याद रखिए। यहाँ पर यह जो है एक प्लस चार्ज और एक माइनस चार्ज होता है। तो यह किस में होता है, तो यह होता है हमारे कूलाम के नियम में, याद रखिएगा। यह किस नियम में होता है, तो यह हो जाता है कूलाम के नियम, ऑप्शन नंबर बी में। ऑप्शन नंबर यहाँ पर क्या हो जाएगा, बी में। और देखिए यहाँ पर कि एम्पियर का जो नियम है, एम्पियर का नियम जो होता है ये चुंबकीय क्षेत्र के लिए होता है। और फैराडे का जो नियम है यह विद्युत चुंबकीय प्रेरण के लिए होता है। और ओम का नियम जो है वह प्रतिरोध के लिए होता है। और कूलाम का नियम दो विद्युत आवेशों के लिए होता है, वो भी स्थिर आवेशों के लिए केवल, याद रखें, केवल स्थिर आवेशों के लिए। बिंदु आवेशों के कारण r दूरी पर विद्युत विभव का मान होता है। तो r दूरी पर विद्युत विभव का मान जो होता है वह क्या हो जाएगा, यह आपको यहाँ पर बताना है। तो r दूरी पर यहाँ पर विद्युत विभव का मान पूछा जा रहा है, यहाँ पर r दूरी पर विद्युत विभव का मान पूछा जा रहा है। तो यहाँ पर आंसर आपका क्या होगा, तो वह हो जाएगा r के व्युत्क्रमानुपाती होता है, याद रखिएगा। r के जो है वह व्युत्क्रमानुपाती होता है, क्योंकि यहाँ पर अगर v का समानुपाती देखा जाए, v समानुपाती होता है हमारा 1/r, इसलिए हमारा जो है v जो है वह r यहाँ पर व्युत्क्रमानुपाती हो रहा है, समानुपाती नहीं हो रहा है। डायरेक्ट प्रोपोर्शनल जो है वह नहीं हो पा रहा है, वह हमारा व्युत्क्रमानुपाती होगा। तो चलिए अगले नंबर क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन क्या है कि किसी चालक के संवहन वेग Vt तथा आरोपित विद्युत क्षेत्र E के बीच यहाँ पर संबंध क्या है, तो यहाँ पर हमारा हो जाएगा Vd समानुपाती E। क्या हो जाएगा, Vd समानुपाती E। ऑप्शन नंबर ए जो है हमारे यहाँ पर सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। और अगला नंबर क्वेश्चन देखिए कि 64 समरूप बूंद है जिनमें प्रत्येक की धारिता 5 माइक्रोफैराड है, मिलकर एक बड़ा बूंद बनाती है, तो बड़े बूंद की धारिता क्या होगी। यहाँ पर दिया हुआ है 64, तो इससे हम लोग किस प्रकार से निकालेंगे। 64 का जो है हमारा 64 का, तो 64 का जो है पावर में 1/3वां भाग जो होता है, यहाँ पर देखिए 1/3वां भाग जो होता है, ये 64 का जो है 1/3वां भाग जो होता है वह क्या हो जाएगा हमारा। तो यहाँ पर जब हम लोग इसे निकालेंगे तो 4 हो जाएगा, आपको मालूम होगा कि 4 होगा। और 4 गुना जब हम लोग 5 करेंगे, 4 गुना 5 करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 20। याद रखें क्या आ जाएगा, 20 माइक्रोफैराड। यहाँ पर हमारा जो है आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा, 20 माइक्रोफैराड हमारा यहाँ पर आंसर हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पर किस प्रकार से बनाना है, आपको ये सब बनाना आना चाहिए ताकि आप जो है एग्जाम में जाए तो आपके लिए वो आसान हो, बनाकर आप लिख पाए, जिसमें थोड़ा भी गलती होने की संभावना ना हो। यहाँ पर क्या कहा जा रहा है कि विभव मापी से मुख्यतः क्या मापा जाता है, तो विभव मापी जो है वह विभव मापी से हम लोग विभवांतर को मुख्यतः मापते हैं, पोटेंशियल को हम लोग मापते हैं। और देखिए धारा को हम लोग ए मीटर से मापते हैं, धारा को हम लोग ए मीटर से मापते हैं। याद रखिएगा विभवांतर को हम लोग ओम मीटर से मापते हैं। विभवांतर जो है उसे हम लोग किससे मापते हैं, तो ओम मीटर से। और विभव मापी को हम लोग विभवांतर से मापते हैं। तो सभी चीज़ों को याद रखिएगा, कोई भी क्वेश्चन पूछे आप आराम से लगा सकते हैं। और देखिए अगला नंबर क्वेश्चन कि अगर दो आवेशों के बीच की दूरी बढ़ाई जाती है तो उनकी विद्युत स्थिति ऊर्जा जो है वह क्या होगा। अगर आवेश को यहाँ पर बढ़ाया जा रहा है दूरी को, तो यहाँ पर यह नहीं कहा जा रहा है कि प्लस माइनस यहाँ पर किस प्रकार से बढ़ाया जा रहा है, तो इसलिए क्या कुछ भी हो सकता है, या तो बढ़ सकता है या घट सकता है। इसमें कुछ भी नहीं दिया हुआ है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी कि घट भी सकता है और बढ़ भी सकता है।
यहाँ पर कुछ मेंशन नहीं किया गया है, इसलिए चलिए अगले नंबर क्वेश्चन पर। और अगला नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि एक वृत्तीय धारावाही लूप की त्रिज्या दुगनी तथा धारा आधी कर दी जाए तो उनके इनका जो चुंबकीय आघूर्ण है वह क्या हो जाएगा। अब इसका जो चुंबकीय आघूर्ण है यहाँ पर पूछा जा रहा है वह क्या हो जाएगा, तो यह हमारा क्या हो जाएगा, चलिए देखते हैं एक बार समझते हुए इसको देखते चलेंगे। तो देखिए क्या होता है कि एम जो है हमारा, एम कैपिटल एम जो है यानी कि चुंबकीय आघूर्ण जो होता है वह आई ए के बराबर होता है, आई ए के बराबर होता है। और आई ए जो होता है यानी कि ए जो होता है, ए बराबर हमारा होता है आई गुने यानी कि पाई आर स्क्वायर हमारा हो जाएगा। आपको मालूम होगा कि यह होता है पाई आर स्क्वायर होता है। और जब हम लोग इसको सोल्व करेंगे, नया गुण जब 1/2 रखकर हम लोग इसको सोल्व करेंगे, क्योंकि यहाँ पर कहा जा रहा है त्रिज्या को दुगनी तथा धारा को आधी कर दिया जाए। तो त्रिज्या यहाँ पर यह है 2 पाई आर, यहाँ पर अगर कर दिया जाए, यहाँ पर त्रिज्या जो है त्रिज्या को अगर 2 से गुना कर दिया जाए यानी कि यहाँ पर देखिए किस प्रकार से होगा, और धारा को आधा यानी कि आई को हम लोग कर देंगे 1/2 गुना, और 2 पाई यहाँ पर हम लोग हमारा हो जाएगा क्या, तो पाई 2 के स्क्वायर यहाँ पर हो जाएगा। याद रखिए 2 के स्क्वायर जो है हमारा यहाँ पर हो जाएगा 2 के स्क्वायर। तो यहाँ पर क्या होगा हमारा 1/2 है, तो यहाँ पर देखिए 1/2 इसको करेंगे हम लोग, और यहाँ पर जब गुना होगा तो यहाँ पर हो जाएगा हमारा 4 पाई आर स्क्वायर। 4 जो है वह पाई आर स्क्वायर जो हमारा है यही हो जाएगा। तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर देखिए जब हम लोग इसको जब 2 से काटेंगे तो यहाँ पर हमारा 2 आ जाएगा। तो यह कितना से गुना हो रहा है यही हमसे पूछा जा रहा है कि आधी कर दी जाए तो इसका चुंबकीय आघूर्ण जो है वह क्या हो जाएगा। तो एम बराबर हमारा क्या हो जाएगा, 2 हो जा रहा है, 2 गुना यहाँ पर हो जा रहा है, इसलिए हमारा आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 2 गुना हो रहा है। 2 है 2 पाई आर स्क्वायर यानी कि 2 गुना हमारा हो जा रहा है। तो देखिए अगले नंबर क्वेश्चन पर चलेंगे और अगले नंबर क्वेश्चन को भी समझेंगे और देखेंगे किस प्रकार से है, और उसके भी आंसर को हम लोग सोल्व करेंगे। तो देखिए अगला नंबर क्वेश्चन क्या है। अगला नंबर क्वेश्चन है कि एक चौक कुंडली का स्वप्रेरकत्व जो है वह 5 हेनरी है। एक चौक कुंडली का स्वप्रेरकत्व जो है वह 5 कुंडली है, और इसमें बहती धारा जो है वह 2s इनवर्स दर से बढ़ रही है। तो चौक कुंडली का प्रेरित विद्युत वाहक बल यहाँ पर पूछा जा रहा है। चौक कुंडली का प्रेरित विद्युत वाहक बल क्या होगा, प्रेरित विद्युत वाहक बल जो है यहाँ पर पूछा जा रहा है। तो उसे हम लोग किस प्रकार से निकालेंगे, देखिए हमारा क्या होता है ईएमएफ जो विद्युत वाहक बल होता है, ईएमएफ बराबर अगर निकाला जाए तो वह हमारा होता है -L और dL/dt। याद रखिए dL/dt हमारा होता है, dL/dt यही हमारा होता है। तो जब हम लोग इस पर बैठाएंगे, जब हम लोग इसको बैठाएंगे, यहाँ पर क्या दिया हुआ है 5 हेनरी दिया हुआ है। तो इसे हम लोग क्या किस प्रकार से करेंगे, तो जब हम लोग ऊपर को -5 करेंगे, क्योंकि हमारा यहाँ पर माइनस है, देखिए यहाँ पर -5 और बट्टा में जब हम लोग इसको 2s इनवर्स है और 2 हम लोग करेंगे, जब 2 हम लोग करेंगे तो 5 से यहाँ पर देखिए भाग नहीं होगा, यहाँ पर गुना हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर क्या है, यहाँ पर है dL/dt, इसलिए हमारा भाग नहीं होगा बल्कि गुना होगा। -5 गुना यहाँ पर 2, -5 गुना 2 यानी कि -10 वोल्ट हमारा आंसर आ जाएगा। -10 वोल्ट जो है हमारा यहाँ पर आंसर आ जाएगा। और देखिए अगले नंबर क्वेश्चन को, अगला नंबर क्वेश्चन यहाँ पर क्या है, चलिए 35 नंबर क्वेश्चन है कि पृथ्वी का चुंबकीय आघूर्ण यहाँ पर पूछा जा रहा है। पृथ्वी का चुंबकीय आघूर्ण क्या होगा, तो पृथ्वी का चुंबकीय आघूर्ण होता है 8.0 जूल प्रति टेस्ला। याद रखिए जूल प्रति टेस्ला, जेटी इनवर्स हमारा आंसर हो जाएगा। और देखिए अगला नंबर क्वेश्चन की विद्युत चुंबकीय तरंग तथा चुंबकीय तरंग के बीच का कलांतर है। विद्युतीय तरंग तथा चुंबकीय तरंग के बीच का यहाँ पर कलांतर पूछा जा रहा है, तो वह हमारा हो जाएगा 0। याद रखिए क्या हो जाएगा, 0। कहीं कहीं यहाँ पर 90 भी इसका आंसर होता है, लेकिन आप 0 ही लगाएंगे। याद रखिएगा 0 हमारा बिल्कुल सही आंसर होगा। और देखिए अगला नंबर क्वेश्चन की परावैद्युतांक का ऐसे मात्रक है। तो परावैद्युतांक का ऐसे मात्रक क्या होता है, कूलाम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर। कूलाम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर। ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी जो है वह बिल्कुल सही है। ऑप्शन नंबर डी जो है यहाँ पर बिल्कुल सही है। और चलिए अगले नंबर क्वेश्चन पर कि आवेशी संधारित्र पर कुल जो आवेश होता है वह कुल आवेश कितना होता है। परावैद्युतांक यहाँ पर जो है आवेशित संधारित्र पर कुल आवेश क्या होता है, तो यहाँ पर देखिए प्लस एक हमारा होता है प्लस क्यू। याद रखिएगा प्लस क्यू, और जब हम लोग इसे प्लस करेंगे और यहाँ पर एक होता है हमारा माइनस
क्यू, यही हमारा होता है। जब इसको हम लोग ऐड करेंगे तो हमारा आ जाएगा 0, याद रखिए क्या आ जाएगा, हमारा 0 आ जाएगा। तो चलिए अगले नंबर क्वेश्चन को समझते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन क्या है, और देखिए 38वां अब हमारा 39 नंबर क्वेश्चन है कि चालक के अंदर इलेक्ट्रॉन की जो गति होती है वह कैसा होता है। तो चालक के अंदर इलेक्ट्रॉन की गति जो होती है वह अवमंदित होती है, याद रखिएगा अवमंदित होती है। और अगला नंबर क्वेश्चन देखिए कि वायु में स्थित स्थिर इकाई धन आवेश से निकलने वाले संपूर्ण विद्युत फ्लक्स का मान होता है। यहाँ पर वायु में स्थित यहाँ पर कहा जा रहा है कि वायु में स्थित, तो इसलिए इकाई धन आवेश का मान हमारा क्या हो जाएगा, देखिए फाई बराबर अगर हम लोग निकालेंगे तो क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट, क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट, और क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट बराबर हमारा क्या आता है, तो वह हमारा हो जाएगा 1 बाई एप्सिलॉन नॉट हमारा निकल जाता है। आपको मालूम होगा जब आपने पढ़ा होगा तो। और 1 बाई एप्सिलॉन नॉट लिखा जाए तो आप लोग 1 बाई एप्सिलॉन नॉट को इस प्रकार से भी लिख सकते हैं कि ऊपर में यहाँ पर दे दे -1, ऊपर में हम लोग पावर में यहाँ पर दे दे इन्वर्स में कर दे, तो इससे भी इस प्रकार से लिखा जा सकता है। देखिए इसलिए ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ पर सही हो जाएगा, एप्सिलॉन नॉट का इन्वर्स यहाँ पर सही हो जाएगा। और देखिए अगला नंबर क्वेश्चन क्या है। अगला नंबर क्वेश्चन देखिए कि प्रति इकाई आवेश पर लगने वाले बल को क्या कहते हैं। तो प्रति इकाई आवेश पर लगने वाले बल को हम लोग क्या कहते हैं, तो वह कहते हैं, क्या कहते हैं, देखिए यहाँ पर वह कहते हैं हम लोग विद्युत क्षेत्र। प्रति इकाई आवेश पर लगने वाले बल को क्या कहते हैं, तो विद्युत क्षेत्र कहते हैं। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर सही हो जाएगा। और देखिए 42 नंबर क्वेश्चन है कि आवेश का परिणामीकरण दर्शाता है। तो आवेश का परिणामीकरण क्या दर्शाता है कि एक कण पर न्यूनतम अनुमेय आवेश जो है वह होता है। यहाँ पर ऑप्शन ए भी यहाँ पर कहीं सही बताता है, लेकिन यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी जो है वह बिल्कुल भी सही होगा। और देखिए विद्युत क्षेत्र रेखाओं से जानकारी प्राप्त होती है। तो विद्युत क्षेत्र रेखाओं से क्षेत्र की शक्ति, दिशा और आवेश की प्रकृति, यहाँ पर जो है यह तीनों ही यहाँ पर उससे जानकारी प्राप्त होती है, तीनों की यहाँ पर उससे जानकारी प्राप्त होती है। इसलिए ऑप्शन नंबर डी हमारा हो जाएगा इनमें से सभी, यहाँ पर यही हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। और देखिए अगला नंबर क्वेश्चन, अगले नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। और अगला नंबर क्वेश्चन क्या है कि एक्स किरणें हैं। तो एक्स किरणें क्या है, यह है एक विद्युत चुंबकीय तरंगे। एक्स किरणें क्या हो जाएगा हमारा, विद्युत चुंबकीय तरंगे हो जाएगा, याद रखिएगा विद्युत चुंबकीय तरंगे। और यहाँ पर अगर आपसे पूछ लिया जाए गतिमान इलेक्ट्रॉन दिया, तो वह गतिमान इलेक्ट्रॉन जो होता है हमारा क्या होता है, तो यह होता है कैथोड किरणें। और यहाँ पर अगर पूछा जाए आपसे कि गतिमान धनात्मक आयन, तो यह होता है हमारा एनोड किरणें, याद रखिएगा। यहाँ पर आपको ऑप्शन में भी यहाँ पर बताया जा रहा है कि कौन सा क्वेश्चन यहाँ पर बन सकता है, ताकि आपका जो है एक भी क्वेश्चन गलत ना हो। और देखिए यदि किसी यहाँ पर क्या कहा जा रहा है, यदि किसी माध्यम से निर्वात में संपूर्ण आंतरिक प्रवर्तन के लिए क्रांतिक कोण जो है वह 30 डिग्री हो, तो माध्यम में प्रकाश का वेग होगा। तो माध्यम में प्रकाश का वेग जो है यहाँ पर क्या हो जाएगा, यही हमसे पूछा जा रहा है। तो 1.5 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड, याद रखिए यह 10⁸ है यहाँ पर, याद रखिएगा। और चलिए अगले नंबर क्वेश्चन पर। अगला नंबर क्वेश्चन क्या है कि देखिए द्वितीय तरंगिकाओं की अवधारणा किसने दी थी। तो द्वितीय तरंगिकाओं की अवधारणा जो है वह हाइगेंस ने दिया था। हाइगेंस ने द्वितीय तरंगिकाओं की अवधारणा दिया था। और देखिए अगले नंबर क्वेश्चन पर कि फोटो इलेक्ट्रिक प्रभाव में प्रकाश विद्युत जो होता है वह स्वतंत्र होता है। यहाँ पर क्या कहा जा रहा है कि प्रकाश विद्युत प्रभाव जो है वह स्वतंत्र होता है। तो कहाँ पर, आपतित प्रकाश की आवृत्ति से, याद रखिएगा आपतित प्रकाश के आवृत्ति से यहाँ पर वह स्वतंत्र होता है। और देखिए अगले नंबर क्वेश्चन को देखते हैं कि दृश्य स्पेक्ट्रम के कौन से रंग में किसका अधिकतम मान तरंगदैर्ध्य होता है। तो दृश्य स्पेक्ट्रम में यहाँ पर पूछा जा रहा है, दृश्य स्पेक्ट्रम में जो होता है वह किसका तरंगदैर्ध्य अधिक होता है, तो वह होता है लाल का, याद रखिएगा किसका होता है, तो लाल का यहाँ पर हमारा सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए जो है वह बिल्कुल यहाँ पर सही हो जाएगा। और चलिए अगले नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन क्या है कि किसी परमाणु का नाभिक बना होता है। तो परमाणु का नाभिक जो होता है वह किससे मिलकर बनता है, तो वह बनता है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दोनों से, याद रखिए प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दोनों से ही मिलकर बनता है। अगले नंबर क्वेश्चन को देखिए कि दो आवेशों के बीच विद्युत बल एवं गुरुत्व बल के अनुपात में से किस रूप में होता है। विद्युत बल और गुरुत्व बल के अनुपात में से किस रूप में होता है, यही हमसे पूछा जा रहा है। तो यह हमारा हो जाएगा 10⁻36 यहाँ पर आंसर हो जाएगा, 10⁻36 जो है यहाँ पर हमारा आंसर हो जाएगा। और अगले नंबर क्वेश्चन को देखिए कि दो आवेश Q को मिलाने वाली रेखा के बीच एक आवेश Q को रखा जाता है। तो आवेश की इस व्यवस्था में संतुलन के लिए Q का मान यहाँ पर
क्या होगा। तो यहाँ पर जो है क्यू का मान यहाँ पर क्या होगा, यही हमसे पूछा जा रहा है। तो यह हमारा हो जाएगा -q/4, याद रखिएगा -q/4, और यानी कि ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए अगले नंबर क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन क्या है कि केवल धारिता युक्त प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में धारा एवं वोल्टता के बीच का कालांतर होगा। तो केवल धारिता युक्त जो प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में धारा एवं वोल्टता के बीच का यहाँ पर मान पूछा जा रहा है। तो वह हो जाएगा हमारा 90 डिग्री, 90 डिग्री, ऑप्शन नंबर बी। यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर हमारा जो है वह बिल्कुल सही हो जाएगा। याद रखिएगा ऑप्शन नंबर जो बी है हमारा वह बिल्कुल ही यहाँ पर हमारा सही हो जाएगा। चलिए अगले नंबर क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन हमारा क्या है, देखिए अगला नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस वैद्युत चुंबकीय विकिरण का तरंग दैर्ध्य न्यूनतम होता है। तो किसका यहाँ पर जो तरंग दैर्ध्य है न्यूनतम होता है, यही पूछा जा रहा है। तो देखिए सबसे न्यूनतम तरंग दैर्ध्य हमारा हो जाएगा यहाँ पर गामा किरण का। किसका हो जाएगा, गामा किरण का, क्योंकि तरंग दैर्ध्य के बारे में पूछा जा रहा है। और भेदन क्षमता जो होता है सबसे अधिक गामा किरण का ही होता है, लेकिन तरंग दैर्ध्य जो होता है वह न्यूनतम होता है। और सबसे अधिक यहाँ पर पूछा जाए तो यहाँ पर कौन सा ऑप्शन होगा, ये आप लोग कमेंट में बताइए कि यहाँ पर कौन सा अधिक सबसे ज़्यादा होता है। और चलिए अगले नंबर क्वेश्चन पर। अगला नंबर क्वेश्चन क्या है कि जब प्रकाश स्रोत और पर्दे के बीच की दूरी बढ़ा दी जाए तो फ्रिंज की चौड़ाई जो होता है वह क्या होगा। तो देखिए यहाँ पर जो है प्रकाश स्रोत और पर्दा के बीच दोनों ही दूरी बढ़ाई जा रही है, इसलिए यहाँ पर हमारा बढ़ता है। यहाँ पर आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, यहाँ पर जो हो जाएगा हमारा क्या होगा, तो वह बढ़ेगा। याद रखिएगा क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर हमारा जो है आंसर वह बढ़ेगा हो जाएगा। चलिए अगले नंबर क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन हमारा क्या है, अगला नंबर क्वेश्चन देखिए हमारा क्या है कि रेडियो सक्रियता का मात्रक है। रेडियो सक्रियता का मात्रक यहाँ पर क्या है, तो रेडियो सक्रियता का मात्रक हमारा हो जाएगा क्यूरी। याद रखिए क्यूरी जो होता है हमारा रेडियो सक्रियता का मात्रक होता है। एमई भी जो है यह ऊर्जा का मात्रक है, और एएमयू द्रव्यमान का मात्रक है, और जूल जो होता है वह ऊर्जा का मात्रक है। क्यूरी जो होता है वह रेडियो सक्रियता का मात्रक होता है। और चलिए अगले नंबर क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन क्या है कि निम्नलिखित में से किसकी भेदन क्षमता अधिक होता है। तो भेदन क्षमता ऊपर ही मैंने आपको बताया था कि गामा किरण का सबसे अधिक होता है। गामा किरण जो है उसका भेदन क्षमता जो है वह सबसे अधिक होता है। और देखिए टीवी प्रसारण के लिए किस आवृत्ति प्रास का उपयोग होता है, तो वह होता है 30 से 300 मेगाहर्ट्ज, 30 से 300 मेगाहर्ट्ज की होता है। और देखिए अगला नंबर क्वेश्चन क्या है, किसी भी प्रिज्म की वन विक्षेपण क्षमता जो है वह होता है। तो किसी भी प्रिज्म की वन विक्षेपण क्षमता यहाँ पर पूछा जा रहा है, वह हमारा आंसर क्या होगा। तो आप लोग बताइए, और सभी का आंसर आपको कमेंट में देते चलना है। तो वह जो होता है प्रिज्म के पदार्थ की प्रकृति पर होता है। याद रखिए प्रिज्म के पदार्थ की प्रकृति पर होता है। और चलिए अगले नंबर क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन क्या है, 61 नंबर क्वेश्चन है कि लेजर क्रिया के लिए आवश्यक है। लेजर क्रिया के लिए क्या आवश्यक है, तो संख्या परिवर्तन। याद रखिएगा लेजर क्रिया के लिए संख्या परिवर्तन है। और लेजर के बारे में आपसे पूछा जाता है ट्रू मार्क्स वाले क्वेश्चन में भी। याद रखिए प्रकाश अनुप्रस्थ तरंग है, क्योंकि यह प्रदर्शित करता है। तो प्रकाश जो है वह अनुप्रस्थ तरंग है, लेकिन क्योंकि यह क्या प्रदर्शित करता है, यहाँ पर यह पूछा जा रहा है। तो यह प्रदर्शित करता है ध्रुवन को, यानी कि पोलराइजेशन को। ध्रुवन जिसे हम लोग इंग्लिश में उसे पोलराइजेशन कहते हैं। याद रखिएगा। और देखिए 6 माइक्रोफैराड धारिता के 3 संधारित्र उपलब्ध है, उनके द्वारा प्राप्त न्यूनतम एवं अधिकतम ऊर्जा यहाँ पर पूछा जा रहा है। तो न्यूनतम एवं अधिकतम ऊर्जा यहाँ पर पूछा जा रहा है, तो उसे हम लोग किस प्रकार से निकालेंगे। याद रखिएगा उसे हम लोग 6 माइक्रोफैराड का यहाँ पर संधारित्र है, 6 माइक्रोफैराड का संधारित्र है। और न्यूनतम और अधिकतम, न्यूनतम के लिए हम लोग श्रेणी क्रम में पहले जोड़ेंगे। याद रखिएगा न्यूनतम के लिए हम लोग किस क्रम में जोड़ेंगे, तो इसे श्रेणी क्रम में जोड़ेंगे। और श्रेणी क्रम में जब हम लोग जोड़ेंगे, देखिए यहाँ पर 1/6 है, फिर 1/6 हमारा हो जाएगा, और फिर जब हम लोग 1/6 को करेंगे, यहाँ पर 1/6 को करेंगे 1/CS अगर यहाँ पर लिखा जाए, देखिए 1/6 करेंगे तो यहाँ पर देखिए यहाँ पर हो जाएगा 6, और ऊपर से 1 हो जाएगा 1। तो 1 जब होगा यह जोड़कर हो जाएगा 3, और 3 को जब हम लोग 6 करेंगे काटेंगे तो यह हमारा जाएगा 1/2। और जब यहाँ पर CS 1 ये भी है, इसे ऊपर जब करेंगे तो हमारा जो हो जाएगा आंसर क्या आ जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा यहाँ पर 2। याद रखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा 2। देखिए यहाँ पर हमारा आ जा रहा है ये फर्स्ट जो है न्यूनतम जो है वह श्रेणी क्रम वाला हमारा आ रहा है 2। याद रखिएगा श्रेणी क्रम वाला जो हमारा है
वह दो आ रहा है और दो जो है दो ऑप्शन में है, दो ऑप्शन में है, बी और सी में। और देखिए यहाँ पर जब हम लोग इसे समांतर क्रम में जोड़ेंगे, 6 को 3 बार जब हम लोग इसे जोड़ेंगे तो 6 को जब 3 बार करेंगे तो देखिए 6 दूना 12, 6 तिया 18, 18 हमारा आंसर हो जाएगा। यानी कि जो एक हमारा हो जाएगा 2 माइक्रोफैराड और एक हो जाएगा हमारा 18 माइक्रोफैराड, यानी कि ऑप्शन नंबर सी जो है वह बिल्कुल सही है। तो इस प्रकार से हमारा यह सही हो जाएगा। और देखिए अगले नंबर क्वेश्चन में, अगला नंबर क्वेश्चन है कि एक प्रतिवर्ती धारा का समीकरण जो है वह I बराबर 60 sin 100πt में धारा के मूल माध्य वर्ग मान यहाँ पर पूछा जा रहा है। तो मूल माध्य वर्ग मान जो है यहाँ पर पूछा जा रहा है, तो यह जो है हमारा आंसर किस प्रकार से होगा। तो मूल माध्य वर्ग मान का होता है जो हमारा 60 है, यहाँ पर ओमेगा के जगह पर जो 60 है, इससे हम लोग बस यहाँ पर बट्टा में यहाँ पर √2 लगा देंगे, बट्टा में √2। तो और देखिए यहाँ पर जो है हमारा यह सही है आंसर, यह जो है हमारा सही है आंसर। लेकिन अगर हम इसे तोड़े तो देखिए जब इसका हम लोग परिमेयकरण करेंगे तो √2/√2 और √2 यहाँ पर 2 जब गुना होगा तो यहाँ पर 2 हो जाएगा। याद रखिए 60 √2 और 2, और तो यहाँ पर अगर इसको काटेंगे तो यहाँ पर हमारा जाएगा 30। अगर हमारे ऑप्शन में 30 √2, यहाँ पर 30 बटा दिया हुआ है, लेकिन अगर सीधा 30 √2 भी दिया हुआ होता तो वो भी हमारा आंसर सही होता है। याद रखिएगा, क्योंकि बार बार इस प्रकार से भी देता है, थोड़ा सा और सोल्यूशन करके उसका आंसर दे देता है। लेकिन अभी के लिए जो है यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर ए जो है वह सही होगा। लेकिन यहाँ पर आपको उस प्रकार से भी क्वेश्चन दे सकता है, तो आप तैयार रहिएगा। और देखिए एलआर परिपथ की जो प्रतिबाधा है यहाँ पर क्या होगा। तो एलआर परिपथ की जो प्रतिबाधा होती है वह क्या होता है, तो वह यहाँ पर जेड होता है, और जेड का मान क्या होता है हमारा √r² प्लस ω² L²। ऑप्शन नंबर डी जो है यहाँ पर बिल्कुल हमारा सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। और देखिए अगला नंबर क्वेश्चन क्या है कि निम्नलिखित में से कौन भौतिक राशि सदिश है। तो भौतिक राशि यहाँ पर सदिश कौन सा है यह हम लोग देख लीजिए। तो देखिए विद्युत फलक जो है यह अदिश राशि है, याद रखिए यह भी अदिश है, विद्युत विभव और विद्युत स्थिति ऊर्जा भी अदिश है। याद रखिए यह जो है यह अदिश राशि है, लेकिन यहाँ पर जो विद्युत तीव्रता है यह सदिश राशि है। याद रखिए यह जो है यह हमारा सदिश राशि है। तो हमारा ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर सही हो जाएगा। और देखिए अगला नंबर क्वेश्चन क्या है, चलिए अगले नंबर क्वेश्चन पर चलते हैं कि दो तरंगों y1 दिया हुआ है 4 sin ω_t और y2 दिया हुआ है 3 cos ω_t। तो उत्पन्न व्यतिकरण आयाम का महत्तम मान यहाँ पर पूछा जा रहा है। तो आयाम महत्तम मान यहाँ पर क्या होगा यही हमसे पूछा जा रहा है। तो इसे निकालने के लिए देखिए यहाँ पर दिया हुआ है 4 और यहाँ पर है 3, तो इसे हम लोग किस प्रकार से निकालेंगे। तो परिणामी आयाम का मतलब यहाँ पर अगर निकालना है तो यहाँ पर 4 के स्क्वायर कर दीजिए। यहाँ पर देखिए यहाँ पर जब हम लोग 4 के स्क्वायर करेंगे, इसका 4 के स्क्वायर करना है प्लस यहाँ पर हम लोग करना है 3 के स्क्वायर। 4 के स्क्वायर और 3 के स्क्वायर जब हम लोग करेंगे तो हमारा क्या आएगा, यहाँ पर 16 आ जाएगा और यहाँ पर 9 आ जाएगा। देखिए यहाँ पर आपको हम थोड़ा सा सोल्यूशन करके बताते हैं। यहाँ पर देखिए 16 और 9 आ रहा था, यही ना आ रहा था हमारा 16 और यहाँ पर हमारा 9 आ रहा था। देखिए 16 और 9 को जब हम लोग जोड़ेंगे, 16 और 9 को जब हम लोग जोड़ेंगे तो यह हमारा आ जाएगा 25। 25 को जब हम लोग रूट से निकालेंगे तो यह हमारा हो जाएगा 5, आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी। और चलिए अगले नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। क्या है कि परिनालिका में चुंबकीय ऊर्जा घनत्व सूत्र है। परिनालिका में चुंबकीय ऊर्जा घनत्व जो होता है वह सूत्र होता है, तो वह किस प्रकार से होता है, तो b²/2μ0। याद रखिए क्या हो जाएगा हमारा b²/2μ0। और देखिए अगले नंबर क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन क्या है, अगला नंबर क्वेश्चन है कि निकेल है। तो निकेल क्या है, याद रखें निकेल एक लौह चुंबकीय पदार्थ है। निकेल जो है वह एक प्रकार का लौह चुंबकीय पदार्थ है। और देखिए यहाँ पर हमारा 70 नंबर और लास्ट क्वेश्चन है कि चुंबकीय याम्योत्तर एवं भौगोलिक याम्योत्तर के बीच का कोण कहलाता है। तो चुंबकीय याम्योत्तर और भौगोलिक याम्योत्तर के बीच का कोण जो होता है वह कहलाता है दिक्पात कोण कहलाता है हमारा। याद रखें दिक्पात कोण। और बताइए आप लोग यह पूरा जो है क्वेश्चन आपको कैसा लगा और पूरा का सोल्यूशन जो है आपको कैसा लगा। और चलिए मिलते हैं, फिर मिलेंगे हम लोग अगले वीडियो में, और तब तक के लिए धन्यवाद।